जय संविधान। देखिए, बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अभी हम लोग 3:30 बजे 10 तारीख को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। अभी तक शायद आपको सूचना नहीं मिली होगी, लेकिन ये आप वीडियो देखेंगे कल सुबह 8:30 बजे। हो सकता है तब तक आपको सूचना मिल जाए, दूसरे चैनल इसको चला दें और सब खबर आप तक पहुंच जाए। लेकिन जो अभी अभी सूचना मिली है और बड़ा महत्वपूर्ण सूचना है, और वो ये है कि एक बहुत बड़े नेता जिनका एक अपना दल है और जिनके पास बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं और जिनका अपना एक प्रभाव है और एक बहुत बड़े राष्ट्र स्तर के एक बहुत बड़े नेता के भाई हैं और एक दूसरे उनके पुत्र के चाचा हैं और जिनके बीच में अदावत चल रही है, वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले हैं। और ये राजनीतिक फैसला इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आजकल जैसे एक तो चीफ जस्टिस इंडिया के साथ जो हुआ, हरियाणा के अंदर एडीजीपी के साथ हुआ, जो रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि के साथ हुआ, इसका मतलब एक जो पूरा पूरा युद्ध चल रहा है दलित चेतना के खिलाफ और उनको दबाने के खिलाफ, उसमें ये आवाज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। और जिससे चिराग, ये जो बड़े राष्ट्रीय नेता के पुत्र हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बिहार की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए मैंने कहा कि बिहार के जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीति में भी बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं और बहुत ज्यादा टीवी डिबेट्स में रहते हैं, फरेज शाकिब, इनको मैंने आमंत्रित किया। मैंने कहा मैं तो यहाँ बैठा हूँ एनसीआर में, और उनसे जानूं कि क्या होने वाला है और ये कितना ज्यादा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। और एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि प्रशांत किशोर की जो लिस्ट आई है पहली, उससे आपको क्या सूचना मिल रही है, क्या संकेतक मिल रहे हैं कि वो महागठबंधन का नुकसान कर रहे हैं या इंडिया गठबंधन का, बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि जेडीयू को और नीतीश कुमार को 25 से सीटें ज्यादा अगर मिली तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं कोई अंदर अंदर ऐसी है जो हम लोग तक नहीं पहुंची है। तो शाकिब साहब, आप बताइए क्या है मूल्यांकन, कौन बड़े नेता, क्या इसका प्रभाव पूरी राजनीति में और क्या होगा? और दूसरा कि ये जो परिवर्तन की एक बात हो रही है और जो ये प्रशांत किशोर की लिस्ट आई है, इससे आपको क्या संकेत मिल रहे हैं? बहुत शुक्रिया सर। 4 PM के सभी दर्शकों को नमस्कार। पशुपति पारस रामविलास पासवान जी के भाई हैं। उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। जब लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी का विघटन हुआ, दो गुटों में पार्टी बढ़ गई, तो एक गुट जो जिसको लीड करते हैं चिराग पासवान, उसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और दूसरा गुट जो उनके भाई पशुपति कुमार पारस जिसको लीड करते हैं, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसने अब एक नया फैसला कर लिया है। उनकी जो पार्टी है उसका मर्जर राष्ट्रीय जनता दल में होने जा रहा है। ये एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है बिहार की राजनीति में इस वक्त, जबकि आज से पहले चरण के चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये इस वक्त एक इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसकी उम्मीद शायद बिहार के या देश के जो कथित मीडिया स्पॉन्सर्ड चाणक्य हैं उनको भी ये नहीं रही होगी कि वो पार्टी तो तुड़वा रहे हैं चचा और भतीजा में झगड़ा करके, लेकिन झगड़े के बाद चिराग पासवान भले ही उनके पास हो जाए, हो सकता है कि उसके कुछ हिस्से से तेजस्वी यादव को भी फायदा हो जाए। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। उसकी औपचारिक घोषणा घंटे 2 घंटे में हो जाएगी, शाम में हो जाए। कल सुबह जब आप ये वीडियो पोस्ट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, तब तक शायद इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी होगी या संभवतः कल हो। अभी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये लगभग तय है, बातचीत लगभग तय हो चुकी है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राजद में विलय करने जा रही है। ये जरूर है कि उनकी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार थे 5-6 जो भी लोग जो विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा रखते होंगे, या अगर वो अलग से चुनाव लड़ते तो जो सीटें उनके गठबंधन को दी जानी, उनकी पार्टी को दी जानी थी, उन सीटों पर अब आरजेडी के सिंबल पर उनके लोग चुनाव लड़े। ये जैसे अब पशुपति कुमार पारस के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं अलौली से, तो अलौली सीट जो है वो राजद की पारंपरिक सीट तो नहीं रही है, रामविलास पासवान जी की सीट रही, फिर उस पर पारस जी चुनाव लड़ते रहे, लेकिन बाद में फिर वो उस सीट पर आरजेडी के रत्नेश सदा, जो राजद के इकलौते विधायक हैं जो मुसहर समाज से आते हैं, जिनसे जीतन राम मांझी जी आते हैं, वो उस समाज से आते हैं और वो लालू जी के प्रति बहुत निष्ठावान है। रत्नेश सदा
अलौली से सिटिंग विधायक है, तो उनका टिकट शायद ना काटा जाए, तो अब पशुपति पारस के बेटे को कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। उनकी पार्टी के एक और कद्दावर नेता हैं सूरजभान सिंह, जो रामविलास पासवान जी के समय से पार्टी में रहे और बाहुबली माने जाते हैं अनंत सिंह की तरह। उनके भाई या उनके बेटे के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है आरजेडी के सिंबल पर, और वो जो चुनाव लड़ेंगे वो संभवतः मोकामा या लखीसराय, ये दोनों विधानसभा सीटें जो है वो मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, जहां से ललन सिंह सांसद हैं। लखीसराय विधानसभा की सीट पर अभी विजय सिन्हा का कब्जा है। विजय सिन्हा बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा कोटे से। उस सीट पर या तो सूरजभान सिंह के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं, या सूरजभान सिंह की पत्नी, या सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन सिंह, जो नवादा से एक बार लोजपा के सांसद भी रहे हैं। और एक सीट है मोकामा, जहां से अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो अनंत सिंह के सामने भी संभवतः सूरजभान सिंह के परिवार से कोई व्यक्ति आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकता है। हालांकि मोकामा आरजेडी की सिटिंग सीट है, वो तो फ्लोर टेस्ट के समय अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जी ने उधर पाला बदल लिया, वरना वो तो उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राजद से ही जीती थी। तो ये बातें हैं, आरजेडी का कुंभा बढ़ रहा है। सीमांचल में लगातार आरजेडी का कुंभा बढ़ रहा है। एक बड़े मजे की बात है, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो तीन चेहरे अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, यानी पप्पू यादव, बीमा भारती और संतोष कुशवाहा जदयू के उम्मीदवार हैं रहे 2024 में भी। 2014 का चुनाव उन्होंने जीता, 2019 का चुनाव उन्होंने जीता, और 24 में भी संतोष कुशवाहा ने जदयू के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़ा पूर्णिया से। आज संतोष कुशवाहा आरजेडी में शामिल हो गए हैं, और वो पूर्णिया लोकसभा की एक विधानसभा की सीट है धमदाहा, जहां से नीतीश कुमार की एक बहुत ही करीबी मंत्री लेसी सिंह, जो सवर्ण समाज से आती हैं, उनकी वो पारंपरिक सीट रही है। 20 सालों से वो चुनाव जीत रही हैं। जब भी चुनाव जीती हैं मंत्रालय मिला है उनको, नीतीश की सरकार में वो मंत्री रही हैं। उनके सामने संतोष कुशवाहा को धमदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने की घोषणा है। बांका से जदयू के सांसद हैं गिरधारी यादव। आपने देखा होगा कि एसआईआर पर भी उन्होंने एक अलग स्टैंड लिया था, उनके बयान की बड़ी चर्चा भी हुई थी एसआईआर को लेकर के, जब पार्टी से अलग हट के उन्होंने बयान दिया था, और उनको शो कॉज नोटिस भी किया था जदयू की तरफ से। उनके सुपुत्र हैं चाणक्य प्रकाश, वो आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। बांका विधानसभा लोकसभा अंतर्गत आने वाली एक सीट है बेलहर, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के सिंबल पर। और एक और मंत्री हैं जनता दल यूनाइटेड कोटे से बिहार सरकार में, यानी नीतीश कुमार की सरकार में, जिनके हस्ताक्षर से अभी तक आप पिछले कई महीनों से विकसित बिहार के बड़े बड़े विज्ञापन, फुल पेज विज्ञापन आप अखबारों में देख रहे थे। माननीय महेश्वर हजारी, जो उस विभाग सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री है बिहार सरकार में, उनके सुपुत्र सनी हजारी, वो भी लालटेन के सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये संकेत है स्वामी सर के महागठबंधन का कुंभा बढ़ रहा है, तेजस्वी पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं, उस सत्तारूढ़ दल के विधायक, सांसद, सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री जो पिछला चुनाव लड़े हैं, और कोई हेवी, और सब हेवी वेट नेता हैं, कोई प्रखंड स्तर का नेता, कोई जिला स्तर का नेता नहीं है, ये सब विधानसभा का चुनाव जीते हैं, लोकसभा का चुनाव जीते हुए लोग हैं, वो तेजस्वी के साथ आ रहे हैं। और पारस जी तो खैर अपनी पूरी पार्टी को ही आरजेडी में मर्ज कर रहे हैं। ये बड़ा डेवलपमेंट है बिहार की राजनीति में। महागठबंधन के संदर्भ में अगर आप इसको देखेंगे, तो महागठबंधन ने नीतीश कुमार के 10-10 हजार रुपया महिलाओं को भेजने के बावजूद आज 10 अक्टूबर को जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक बहुत मनोवैज्ञानिक बढ़त बिहार के चुनाव में बना ली है। वरना अभी तक तो ये, और देखिए, और मीडिया का कमाल देखिए कि मीडिया इसको उस तरह से कवर नहीं कर रहा है जिस तरह से मीडिया ने, हमारे यहाँ के एक आरजेडी के जिलाध्यक्ष महोदय चले गए बीजेपी में, उसको नेशनल मीडिया ने कवर किया। मुंगेर के राजद जिलाध्यक्ष भाजपा का दामन थाम रहे हैं, राजद को बड़ा झटका। स्वामी सर, मैं व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को जानता हूं, 2 आदमी की औकात नहीं है उनकी, 2 लोग, 200 भी मैं नहीं बोल रहा हूं, अपने अलावा वो अपने बेटे को ला सकते हैं मोटरसाइकिल चलाने के लिए कि वो किसी मीटिंग में उनको पीछे बाइक पे बिठा के ले आए। उनको, चूंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं, उनको आरजेडी ने जिलाध्यक्ष बनाया था, वो चले गए बीजेपी में, उसको नेशनल मीडिया ने कवर किया। लेकिन ये जो पूर्व सांसद हैं, 2-2 बार के सांसद रहे, अभी तेजस्वी ने एक अति पिछड़ा कर्पूरी संवाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में आयोजन किया, शायद 4 तारीख को उसका
उसका आयोजन हुआ और बड़ी संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोग जो है उस सभा में शामिल हुए थे। और वहां पिछला चुनाव चैनपुर विधानसभा में पिछला चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े बृज किशोर बिंद, जो 2 बार के विधायक भी हैं, मंत्री भी रहे, उन्होंने जमा खान से वो चुनाव हार गए थे। बसपा वहां चुनाव जीत गई थी, एक सीट पिछले चुनाव में बसपा ने भी जीती थी बिहार में, चैनपुर की सीट। बाद में वो बसपा से जमा खान जीते और उसके बाद वो चले आए जदयू में और आकर के यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बन गए। तो जमा खान से जो हारे थे बृज किशोर बिंद भाजपा के सिंबल पर, उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर लिया है। एक और सीट है भभुआ या मोहनिया, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, उनके उसके भी पूर्व प्रत्याशी जो बीजेपी से रहे निरंजन राम, उन्होंने भी आरजेडी ज्वाइन कर लिया है। तो ये तमाम मतलब बीजेपी और जदयू के बड़े नेता आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और बताइएगा, पूर्णिया में क्या मजेदार सीन होगा सर, पूर्णिया में क्या मजेदार सीन होगा कि लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव भी चुनाव लड़ रहे थे, संतोष कुशवाहा भी चुनाव लड़ रहे थे, बीमा भारती भी चुनाव लड़ रही थी, और अभी विधानसभा में ये तीनों एक ही मंच पर नजर आएंगे और महागठबंधन के उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। और ये तीनों अलग अलग जात के होंगे। अच्छा और तीनों अलग अलग जात से, पप्पू यादव यादव जाति से आते हैं, बीमा भारती वो धानुक जाति से आती हैं, और संतोष कुशवाहा जाति से आते हैं। अरे एक जो और खबर चल रही है जिसको हमें लगता है दूर बैठ के कि बड़ा अंतर पड़ेगा, कि जो ये अनाउंसमेंट क्या पक्का है या होगा या ऐसे ही अफवाह है, कि जैसे यादव तो चीफ मिनिस्टर हो गया, एक जो मल्लाह और निषाद जाति के केवट जाति के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए, एक दलित राजेश राम हो गए, और सीपीआई-एमएल कोटे से एक मुसलमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए। तो अगर ये कॉम्बिनेशन बन गया तो ये 70% वोट बैंक है। देखिए इसकी घोषणा तो अभी तक नहीं हुई है, हालांकि कुछ चैनलों ने ये खबर चलाई है कि 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला इस सरकार में होगा, क्योंकि 3 डिप्टी सीएम यूपी में हैं ऑलरेडी। तो चूंकि देखिए माले के साथ क्या है ना कि माले सरकार में रहती है लेकिन उसको मंत्रालय और ये सब चीजें बहुत वो नहीं चाहती है ना। माले पिछली बार भी जब तेजस्वी यादव नीतीश जी के साथ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने तब भी माले उनके साथ में थी, लेकिन माले के किसी भी 12 विधायक है माले के, लेकिन उसमें से कोई मंत्री नहीं बना और ना उन्होंने डिमांड किया कि हमको मंत्रालय चाहिए। लेकिन इस बार अगर माले को एक मंत्रालय मिल जाता है, यानी एक डिप्टी सीएम अगर माले का बना दिया जाता है, और अगर मुसलमान माले लेफ्ट की तरफ से किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है, तो वो महबूब आलम हो सकते हैं, जो कटिहार की बलरामपुर विधानसभा सीट से जीतते हैं और माले विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम। बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, रिक्शे पे चलते हैं, उनकी पत्नी रिक्शे पे जाके कटिहार के बाजारों में सब्जी खरीदती है, फल खरीदती है, लोगों ने देखा है उनको, वो लगता ही नहीं है कि वो 3 बार के विधायक की पत्नी है। एक बार का मुखिया कोई बन जाता है, एक बार गांव का प्रधान बन जाता है, तो उसकी पत्नी और उसका परिवार स्कॉर्पियो और डिफेंडर पे चलना शुरू हो जाता है। वो व्यक्ति आज भी वो महिला जो है आज भी बैटरी रिक्शा पे चलती है सब्जी खरीदते हुए, एकदम आम महिलाओं की तरह। कोई जानता भी नहीं है कि ये महिला जो मेरे सामने सब्जी खरीद रही है ये किसी विधायक की पत्नी है। तो ये इतना, ये जो प्रशांत किशोर की लिस्ट आपने देखी होगी, आपने जरूर इसका विश्लेषण किया होगा। इससे आपको क्या मैसेजिंग मिल रही है? मैसेजिंग क्या है? मैसेजिंग ये है कि ये नीतीश को डैमेज कर रहे हैं, नीतीश को डैमेज कर रहे हैं और लालू जी को डैमेज कर रहे हैं। भाजपा को इससे नुकसान नहीं होने जा रहा है। असल में प्रशांत को लॉन्च ही इसीलिए किया गया है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होगा वो बजाय महागठबंधन में जाने के उसको प्रशांत किशोर अपने पाले में कर ले, और इसीलिए गोदी मीडिया हो या पटना के बैठे हुए कुछ पेड स्पॉन्सर्ड यूट्यूब चैनल्स जो हैं उन्होंने प्रशांत किशोर को जबरन एक बड़ा स्टेक होल्डर बना के दिखाने की कोशिश की। मुकाबला त्रिकोणीय है, मुकाबला त्रिकोणीय है। अच्छा, इस खबर को देखिए, आपने मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया कि कल जैसे ही उन्होंने 51 प्रत्याशियों की घोषणा की वहीं सर फुटबॉल शुरू हो गया उनके कार्यालय में ही, और सब एक दूसरे को धमकी देने लगे। एक विधानसभा से 5-5 शकीब साहब एक चीज बताइए, जैसे 51 सीटें जो डिक्लेयर हुई है, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था, बहन मायावती ने जो कैंडिडेट खड़े किए थे, लिस्ट देख के पता चल रहा था कि ये समाजवादी पार्टी को नुकसान करने के लिए हुआ है। एक मिनट, स्पष्ट था कि लिस्ट के अंदर मुसलमान थे और यादव थे, मानी बात है, अखिलेश यादव के वोट बैंक थे, तो वो कटे और भाजपा जी। अब ये जो 51 है इसमें से कितने ऐसे हैं जो सवर्ण हैं? भाई अगर सवर्ण कैंडिडेट देंगे तो मानी बात है भाजपा को नुकसान होगा, अगर ईबीसी कैंडिडेट देंगे तो जेडीयू को नुकसान होगा,
अगर मुसलमान यादव कैंडिडेट देंगे तो आरजेडी को और महागठबंधन को नुकसान होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन 51 का है, इसका क्या है, बाइफर्केशन क्या है? देखिए इसमें मुझे लगता है इस 51 में शायद 33 या 38 सीटें जो है वो ईबीसी समाज को दी गई है, और 3 या 4 मुसलमान है, 3 या 4 सवर्ण है और यादव जाति से लोग। इसका मतलब जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की पूरी जेडीयू को रणनीति। नुकसान पहुंचाना है। मैं वही तो कह रहा हूं कि मेरा जो अपना आकलन ये है, और ये उन सीटों पर ईबीसी उम्मीदवार दिए गए हैं जहां जदयू चुनाव लड़ने जा रही है। एनडीए की तरफ से जदयू के सिंबल पर प्रत्याशी होगा, उन्हीं सीटों पर इन्होंने ईबीसी उम्मीदवार उतारे हैं। और इनके यहाँ भगदड़ खूब हुई है, कल खूब भगदड़ हुई है, एक दूसरे को देख लेने की धमकी वमकी सब दे दी गई है, धक्का मुक्की ये वो गाली गलौज सब चला है, लेकिन इसकी खबर नहीं है मीडिया में। ये जो 10,000 रुपए का ऋण देने की बात बीजेपी ने और एनडीए ने की थी, और तेजस्वी ने हर मकान, हर घर के अंदर एक नौकरी देने की बात की थी, इसमें किसका ज्यादा असर है और कौन ज्यादा जनता को प्रभावित कर रहा है? देखिए तेजस्वी की जो कल की घोषणा है नौकरी वाली, अगर उस घोषणा में कोई दम नहीं होता तो हम और आप आज 24 घंटे बाद उसकी चर्चा नहीं कर रहे हो। इतना भयानक मतलब हड़कंप मचाया है एनडीए खेमे में तेजस्वी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको लग रहा था कि हमने 10-10 हजार तो बांट दिया, अब तो चुनाव बचा ही नहीं है, चुनाव हम एक तरफा निकाल रहे हैं। लेकिन तेजस्वी ने नहले पर पहला मार दिया, मतलब पहला नहीं 10 के बाद 20 मार लिया, पहला मार दिया है ना। और देखिए, और जब आप युवाओं से बात करेंगे, मेरी कई युवाओं से बात हुई जो पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनका कहना यह है कि भाई हमको 10,000 रुपया महीना का लोन नहीं चाहिए, हमको 10,000 रुपया हर महीने चाहिए। और ये बात तो साफ है ना कि ये लोन है, इसकी रिकवरी होगी, ये बात सही है। इन्होंने कोई अभी तो बांट दिया है, 33,000 करोड़ का कर्ज हो गया है बिहार के ऊपर में, बांटने को तो इन्होंने बांट दिए। अब जैसे एक बात बताइए सर, जब मुसलमान महिलाओं को मान लीजिए 10,000 रुपया मिला, तो क्या वो मुसलमान महिलाएं जाके नीतीश को वोट दे रही हैं? कतई नहीं। यादव महिलाओं को 10,000 रुपए मिले, क्या वो महिलाएं जाकर के तेजस्वी को छोड़ के नीतीश को वोट दे रही हैं? वो बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। अच्छा, एक जो ये खबर हुई है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ हुआ और हरिओम वाल्मीकि के साथ रायबरेली में हुआ, ये जो फिर हमारे एडीजीपी साहब जो दलित कम्युनिटी से आते हैं उनके साथ हुआ, उनको आत्महत्या करनी पड़ी, मंदिर उन्होंने विजिट कर लिया था उनके खिलाफ। तो ये जो आज के दलित उत्पीड़न के मामले पिछले 4-5 दिन के अंदर बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसका बिहार में क्या असर है? देखिए, राजेश राम जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इसको मुद्दा बनाया, सीजीआई के रोए थे वो रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने जो बात कही कि ये जूता सीजीआई पर नहीं, इस देश के करोड़ों दलितों को मारा गया है। यानी ये संकेत है कि आप किसी भी पद पर पहुंच जाएं, अगर आप दलित हैं तो आप हमारे जूते की नोक पर हैं। इसको मुद्दा कांग्रेस बनाने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये बड़ा मुद्दा बने। नहीं, एडीजीपी ने जो लेटर लिखा है मरने से पहले, उसमें भी उन्होंने कहा मैंने 36 रिप्रेजेंटेशन दिए और केवल इस तरह से मुझे उत्पीड़ित किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जातिगत भेदभाव का शिकार हुए वो भी, उनकी पत्नी भी कह रही हैं कि जातीय उत्पीड़न उनका किया गया। और लिंचिंग का मामला जो अभी ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसके बारे में आप कह रहे हो, जिस बच्चे को रायबरेली में मारा गया पीट पीट करके चोरी के इल्जाम में, या जो भी, इसको कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। राजेश राम अपने एंड से इसको उठाएंगे, एकदम आप यकीन रखिए इस बात को, और यह मुद्दा बनेगा। कल मैं आपको बता रहा हूं, कल एक हमारे अम्बेडकरवादी मित्र हैं, बड़े करीबी मित्र हैं। अब अम्बेडकरवादी हैं तो उनका क्या है, उनका कहना यह है कि देखिए देश में 5 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस, भाजपा और 3 कम्युनिस्ट पार्टियां। तो ये सब तो जो है ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, इनके शीर्ष नेतृत्व जो है ब्राह्मण होते हैं, ये तो दलितों का क्या ही भला करेंगे, जितनी जहरीली बीजेपी है उतनी ही जहरीला कांग्रेस है, ये तमाम बातें वो पहले किया करते थे। कल वो मुझसे मिलने आए, 18 तारीख को एक प्रदर्शन रखा है उन लोगों ने इसी सीजीआई वाले मुद्दे को लेकर के, तो मुझे न्योता देने आए थे कि आप आइए। और संजोग से ये हुआ था कि कल सुबह ही उन्होंने मुझे फोन भी किया था कि शाम को मान्यवर साहब की जयंती है, उसमें आप शामिल हो, और मैं भूल गया था। तो चूंकि उनका रास्ता वही है जिधर मेरी शॉप है, तो वो जब जा रहे थे तो वो मेरी शॉप पे रुके, मुझसे मिले। तो उन्होंने कहा कि 18 वाले प्रोग्राम में आपको रहना, मैंने कहा हाँ बिल्कुल रहूंगा।
तो फिर मैंने चुनाव को लेकर उनसे बात की। मैंने कहा कि आप बताइए, अच्छा वो राजेश राम जी के स्वजातीय हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि चुनाव को लेके आप क्या सोच रहे हैं, इधर आप किसको वोट देंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए शाकिब भाई, अब तो भाजपा और कांग्रेस, ये दो जो पार्टियां हैं और इन्हीं दोनों का गठबंधन के बीच में मुकाबला है। तो भाजपा की जो दलितों को लेकर के नीति है या उसकी जो योजना है या उसकी जो सोच है, वो तो कभी नहीं बदलने वाली है। वो एंटी दलित, एंटी मुस्लिम, एंटी विमेन, ये तो है ही। और वो उनका एक निर्धारित एजेंडा है, उससे वो टस से मस नहीं होने वाले। लेकिन कांग्रेस के अंदर में अब हम थोड़ा सा लिबरलिज्म देख रहे हैं, उदारवाद देख रहे हैं। खास करके राहुल गांधी बदलना चाह रहे हैं, और राहुल गांधी ने इस बात को एक्नॉलेज भी किया कि उनसे गलतियां हुई है, उन्होंने पिछड़े और दलितों की अनदेखी की है। वो पटना में आकर राहुल गांधी बोले ये बात। तो ये बात जो राहुल गांधी ने कही है, ये बात, इसका मतलब ये है कि अंतिम लोगों तक पहुंची है ये बात, और वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो महागठबंधन के साथ जाएंगे, महागठबंधन को। ये है, ये डेवलपमेंट मैं आपको जो जमीन पर दिख रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये सोच जो कल क्या थी, आज क्या बदल रही है, क्या उसमें जो तब्दीली हो रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, ये बहुत इस अच्छा तरीके आपके से, पास और वो कुर्सी सिर्फ है। अकेले व्यक्ति नहीं है, उनका एक बड़ा संगठन है, काफी बड़ा संगठन है, काफी बड़ा प्रोग्राम वो लोग हमेशा करते रहे हैं। तो वो उस पूरे संगठन की यही सोच है, तो स्वाभाविक है कि वो एक बड़े हिस्से को प्रभावित करेगा और वो महागठबंधन के पक्ष में जाए। नहीं, बिल्कुल सही बात। देखिए, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के साथ हुआ, और उसके बाद जैसे एक यूट्यूबर एक ने उसमें लेटर लिखा मोदी जी को कि साहब वो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, और जैसे वो राकेश कुमार तिवारी जो है वो कहते हैं पुलिस थाने में हमको चाय पिलाई गई, खाना खिलाया गया। तो मुझे लगता है कि ये इतना ज्यादा विभत्स कांड है, अगर उसे जेल भेज देते 2-4 साल के लिए तो कम से कम गुस्सा शांत हो जाता। लेकिन जिस तरह से सीना चौड़ा करके वो घूम रहा है, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी आभास नहीं है। असल में जो आग उन्होंने लगाई है वो रोकने में असमर्थ हो रहे हैं। तो जी देखिए नजीब बिल्कुल। साहब, ये मुद्दा मैं आपसे अक्सर बात करता रहूंगा, 4 PM के फोरम पे बात करता रहूंगा, इसलिए क्योंकि बिहार की सूचना हमें आप ही से मिलनी है। आप फील्ड में हैं, हम बिल्कुल। लोग दूर बैठे हुए हैं। तो मैं आपको अक्सर बुलाऊंगा, लेकिन आज की चर्चा मुझे लगता है दर्शक श्रोताओं को अच्छी लगेगी। नमस्कार। नमस्कार।